बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। करंट अफेयर्स में हम दो न्यूज़ जो है डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे। पहली जो है वो क्या है जी कि इसराइल ने हमला कर दिया है कतर में हमास की लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। और ये पहली बार जो है इसने हम कतर के अंदर हमला किया इस तरह से हमास की लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि कतर जो है आपको पता है वो इस टाइम पे सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है अमेरिका के बीच में, इसराइल के बीच में और हमास के बीच में। तो इसराइल अटैक्स हमास लीडरशिप गैदर्ड इन दोहा कतर के अंदर, सेवरल एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड। गो कि अभी तक ये कहा गया कि भाई टॉप लीडरशिप यहाँ पे जो है वो जमा हुई थी सीज फायर को डिस्कस करने, लेकिन अभी तक कोई किसी की मौत की खबर जो है वो नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमला किया। तो कतर के अंदर आके यानी आप अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा जो है वो दिलेराना उन्होंने काम किया, कि बजाय इसके कि अभी सीज फायर की बातचीत हो रही है तो इस तरह तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। जो ये एक तरह से डिप्लोमेसी है ना, तो डिप्लोमेसी के अंदर आ रहा है कि भाई इनसे बातचीत करके, और वो भी दूसरे मुल्क के अंदर बैठे हुए, वहां पे भी इसराइल ने जो है वो किस तरह से जो है वो बेईमाना हमला यहाँ पे किया आबादियों के ऊपर। तो बहुत ही ज्यादा जुल्म किया, लेकिन गो के हम कतर जो है वो हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा इसराइल को भी, और वो हमेशा सालसे की कोशिश भी करता रहा। तो ये उसके सालसे की कोशिशों के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या यहाँ पे गैदर हो कोई सालसी के लिए कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे जी, एक रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी रिपोर्ट है, और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की रिपोर्ट है, क्योंकि हमें आइडिया है लेकिन फिर भी खतरनाक है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो स्पाइंग की है, एलिजिडली स्पाइंग ऑन मिलियंस थ्रू मैस सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज में जाहिर बात आपको पता है अथॉरिटीज कौन सी हैं, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट भी समटाइम कहते हैं, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है आप ये कह लें, या जो उसके अंडर अथॉरिटीज हैं, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर स्पाइंग की है मिलियंस ऑफ पीपल्स की, ठीक है। यानी पाकिस्तानियों की जासूसी की गई है सीधे अल्फाज के अंदर, और जासूसी हो रही है, यही की नहीं गई बल्कि अभी भी हो रही है, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो एक रिपोर्ट जो है वो आई है, और ये गैर कानूनी काम किया गया, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इजराइल स्ट्राइक्स इन दोहा, दोहा कतर के अंदर जो है ये स्ट्राइक्स की गई हैं। और देखिए कतर को एक बड़ी खास अहमियत हासिल है, बात को जरा समझिएगा कैसे। आप देखें तालिबान की आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, इनकी भी जितनी बातचीत होती थी वो सारी कतर ने सालसी करवाई। तो पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक हब कतर को माना जाता है कि भाई कोई भी इश्यूज हो, खास करके मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे जो है डिस्कस होते हैं कतर के अंदर। कतर जो है फैसिलिटेटर है, क्योंकि वो खुद किसी के साथ वॉर में नहीं जाता, इसलिए वो फैसिलिटेट करता है इस सबको। और वो खुद जो है वो आपको पता है कि अमेरिका की बेस भी वहां पे मौजूद है कतर के अंदर। तो कतर को काफी ज्यादा सेफ ख्याल किया जाता है कि भाई यहाँ पे तो एटलीस्ट कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि यूएस की सबसे बड़ी बेस कतर के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली कतर जो है वो इनके बीच में बातचीत करवा रहा है। इसी तरह से हमास के बीच में जितनी बातचीत हो रही है पिछले 3 साल से, वो सारी कतर जो है वो होस्ट कर रहा है, और कतर सालसी का काम कर रहा है, या डिप्लोमेसी में जो है वो सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो अमेरिका ने दोबारा से सीज फायर के लिए प्रपोजल्स दिए थे, उन प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हमास की जो लीडरशिप है, ठीक है, वो जमा हुई थी। तो जाहिर बात है टॉप लीडरशिप जमा हुई थी, और उनके पास रिपोर्ट्स थी। अभी चाहे हम ये कह लें कि कतर ने ही रिपोर्ट्स लीक की, ठीक है, गो कि शायद वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उसका ट्रस्ट सारे का सारा जो है वो टूटेगा। तो इसराइल की जो मिलिट्री है उसने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं, यानी कि उन्हें पता था कि भाई कहाँ पे किस जगह पे मुकम्मल जासूसी मौजूद थी उनके पास, ठीक है। और वहां पे उन्होंने उसी बिल्डिंग के ऊपर जो सीनियर हमास लीडरशिप थी, उसको वहां कतर कैपिटल में जो है वो अटैक किया। और अटैक कहाँ पे किया जी, उनका जो करारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, कटारा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कटारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ने किया गया। और जो कि एक ऐसा एरिया है जहां पे नॉर्मली ये माना जाता है कि यहाँ पे अटैक्स नहीं हो सकते। जाहिर बात है वहां पे अगर सीज फायर डिस्कस होना था तो वो बहुत ही कोई सिक्योर जगह होगी, तो वो रेजिडेंशियल एरियाज थे, आम लोग भी वहां बसते थे, वहां पे इन्होंने अटैक किया। हमास के जो लीडर हैं, खास करके जो गजा के इस टाइम पे चीफ हैं, ठीक है जी, खलीलुल हया जो है वो उस टाइम पे वहां पे मौजूद थे, ये कहा जाता है। इन्हें इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। इनका ख्याल यही था कि भाई 8-10 लोग टॉप की जो लीडरशिप है उसको यहीं पे हम टारगेट कर लेंगे, बाकी दुनिया जो मर्जी है कहती रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। ये किसी की वायलेशन है, कुछ भी है, वो बात की बातें हैं। तो ये इतना ज्यादा जो है वो दलेर हो चुके हैं इसराइली। तो यहाँ पे ट्रम्प साहब की जो सीज फायर प्रपोजल था उसको डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पे जमा हुए थे, ठीक है। कतर एंड रीजनल रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो कतर, अब देखिए कतर बेसिकली एक तरह से कतर के साथ अच्छा भी हुआ, अच्छा इस लिहाज से हुआ कि कतर जो है वो इसराइल का भी सपोर्टर है, आपको पता है। और कतर जो है वो बहुत बड़ा असलाह भी खरीदता है। उनकी जो IAI कंपनी है वो भी रिपोर्ट पूरी आ चुकी है, और इनके बीच में ये भी तय है, आपको पता है नेतन्याहू के ऊपर इल्जामात हैं कि भाई वो कतर के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर उनके अपने मुल्क में यानी इसराइल के अंदर इल्जामात लगे हुए हैं कि भाई आप डबल गेम कर रहे हैं, यानी आप एक तरफ से कतर के साथ मिले हुए हैं,
और हमास को फैसिलिटेट करने वाले भी आप ही हैं, उसको सपोर्ट करने वाले भी, और दूसरी साइड से आप यहाँ पे उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो बेसिकली कतर ने आपको पता है अभी तक सपोर्ट तो उस तरह से नहीं किया, वो सिर्फ सालसी को सपोर्ट करता है या डिप्लोमेसी को की जुबान वो समझता है। तो कतर ने खुद से इसे कंडेम किया और कहा कि भाई ये कवर्डली असल्ट है। जाहिर बात है तो कवर्डली, लेकिन एक दलेरी वाली बात है कि कतर जैसे मुल्क के ऊपर जहां पे यूएस की बेस भी मौजूद है वहां पे उन्होंने अटैक किया, और बस कतर जो है या बाकी किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर होगा तो वो सिर्फ आगे से यही कहेंगे, क्योंकि ये ईरान तो है नहीं कि जहां पे ये कहें कि हम जवाब देंगे। अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कहा गया कि जवाब देंगे, सिर्फ ये कहा गया कि वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी है, यानी हाकिमियत जो है वो आपने हमारी पामाल की है जी, बहुत बुरा किया। इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपने पामाल किया, ये बहुत बुरा किया। और जो सिविल डिफेंस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ठीक है जी, उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है अभी, और ईरान ने जो है उसको कंडेम किया और कहा कि ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ कतर सोवरेनिटी है, कि भाई जो कतर की जो हाकिमियत है उसके ऊपर आपने हमला करने की कोशिश की है। लेकिन खैर कतर को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ बयान तक ही रहेगा, क्योंकि उसके अच्छे ताल्लुकात यूएस के साथ भी हैं, बेस तक मौजूद है, तो जाहिर बात है यूएस ने तो हमला नहीं करने देना आगे से इसराइल के ऊपर। इसराइल एंड ग्लोबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसराइली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी तारीफ की है, यानी इसराइल के अंदर उनकी जो हुकूमत है जाहिर बात है उसको बड़ी समझ रहे हैं कि बड़ी बड़ी बहादुरी की आपने, असल में बहादुरी की है एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर जाके अगर आप अटैक करते हैं, और कहा कि भाई कोई भी इम्यूनिटी नहीं है हमास की लीडरशिप के लिए, वो कहीं पे भी मौजूद है, यानी वो लीडरशिप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद है ना, तो वो कहीं पे भी होगी, हम उसे जो है वो अटैक करेंगे, उनके लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। और यूएस जो है उसने फौरन से जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह जारी की और अपने सिटीजन्स के हवाले से कि भाई आप सेफ प्लेसेस पे आ जाएं, यानी अपने सिटीजन्स की उसको हमेशा से परेशानी रहती है। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इसराइल ने गलत किया। आप अंदाजा करें कितना बड़ा अटैक जो है वो कतर जैसे मुल्क के अंदर उन्होंने किया, एक आजाद मुल्क के अंदर जो अभी तक सेफ एंड सिक्योर माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अभी तक जो है वो कोई भी कंडेमिनेशन नहीं की। तो अब भी हम जो है वो क्या समझें कि क्या है, ठीक है। तो हकीकत में ये दो एक सिक्के के दो रुख ही हैं, ठीक है। तो इस पे जो है वो कतर को अब बात करनी चाहिए कि भाई आपने यूएस बेस तक बनाई हुई है, आप हमारे सपोर्टर हो, हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप में इन्वेस्ट कर दिए, ट्रम्प साहब को डांस तक दिखा दिया बच्चियों का, तो अब आप फिर भी नहीं बात कर रही, तो बड़ी जाती है भाई, ठीक है। तो ऐसा ही होता होता है बेसिकली। और सीज फायर की जो बातचीत हो रही है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए जो स्ट्राइक्स हैं वो बेसिकली, अब आप यहाँ पे देखें कि इस टाइम पे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसराइल जो है वो कैसा है। अब क्या इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि जब भी सीज फायर की बात होती है वो जानबूझ के उसको जो है वो खराब कर देता है, क्योंकि वो सीज फायर चाहता ही नहीं है। उसका एक ही एजेंडा है हमास को कंप्लीटली खत्म करना और जो गजा है उस गजा का कंट्रोल हासिल करना, क्योंकि असल गेम उसकी ये है कि जब तक गजा उसके कंट्रोल में नहीं है तो ये सारी की सारी जो जंग है जो 64,000 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं, तो ये सब बेकार है उसके लिए। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए वो हमेशा से ही कोशिश करता है। हालांकि अब बातचीत चल रही थी अमेरिका के प्रपोजल के ऊपर, देखिए 1 महीना पहले भी बातचीत चल रही थी और 1 माह पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें ये कहा गया था कि भाई आप होस्टेजेस को वापस करें, ठीक है, और आधे बेशक वापस कर दें और वॉर को जो है वो हम स्टॉप करते हैं। लेकिन इसराइल इस बात पे नहीं मान रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो गजा को भी खाली करें, ये जो गजा का कंट्रोल है, ये गजा का कंट्रोल जो है वो आप हमें दें। समझ रहे हैं ना? जबकि इसके ऊपर हमास जो है वो नहीं मान रहा था कि गजा कंट्रोल हम आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पे सारे का सारा झगड़ा था। तो अब दोबारा से जो है वो स्ट्राइक्स उस टाइम पे हुई है कि जब बातचीत हो रही है कि भाई किस तरह से जो है ये सारे का सारा मामला जो है वो आगे लेके चला जाए। तो ट्रम्प साहब ने जो प्रपोजल्स दिए उसके अकॉर्डिंगली अब यही प्रपोजल्स हैं कि भाई आप जो है वो आधे जिंदा लोग वापस कर दें। इसराइल को ये हमास को ये कहा गया कि आप आधे जिंदा लोग वापस कर दें, ठीक है, होस्टेजेस जो हैं, और उसके बदले में हम भी यहाँ से लोग छोड़ेंगे और 2 माह के लिए या 60 डेज के लिए जो है सीज फायर करेंगे, और इन 2 माह के दौरान हम जो है वो बातचीत करेंगे कि कैसे जो है हम इस वॉर को मुस्तकिल तौर पर खत्म कर सकें, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे नेतन्याहू इस बात को नहीं मान रहे। नेतन्याहू का ये कहना है कि भाई हमास जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है खत्म कर दें। तो जबकि हमास ने आगे से ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम ये चाहते हैं कि वॉर को खत्म किया जाए, ठीक है, और जो इजराइल यहाँ से एक तो बाहर निकल जाए, मुकम्मल तौर पे इनखला करे, और दूसरा जो है वो गजा को जो कंट्रोल है वो इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कमेटी को दे दिया जाए। ये वो पॉइंट है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो इजराइल यहाँ से मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं जाएगा किसी भी सूरत, पहली बात तो ये है, इजराइल को यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इंडिपेंडेंट कमेटी अगर पैलेस्टीनियों को ही देना है तो फिर वो हमास ही हो सकती है, तो यहाँ पे भी ये नहीं होगा, क्योंकि इजराइल इसके अगेंस्ट चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि हम यहाँ पे मौजूद रहें हमारे ट्रूप्स, और साथ में जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल है वो हमारे पास आए या यूएस के पास जाए, यानी अमेरिका उसको कंट्रोल कर ले, यूएन उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन
फलस्तीनी उसको कंट्रोल ना करें, समझ रहे हैं ना। तो ये कहा गया, कि बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल तक कुछ ज्यादा गो कि हमास ने इसके ऊपर जो है वो कुछ शराइत के साथ जो है वो हामी भरी थी, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका या नेतन्याहू खास करके नहीं चाहता इस टाइम पे कि सीज फायर हो। अगर वो चाहता तो वो अटैक क्यों करता? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि टॉप लीडरशिप को एक दूसरे मुल्क के अंदर जाके अटैक करने का क्या पर्पज है? यही पर्पज है कि भाई इनको और गुस्सा दिलाया जाए और मजीद वॉर को आगे लेके जाया जाए और जब तक ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज थी। सेकंड डिस्कस करते हैं, और वो क्या है जी कि हमारे अपने माशाल्लाह से बेहतरीन इदारों की तरफ से जो है वो हमारी जासूसी हो रही है, तो उसको डिस्कस करते हैं। हमारे लिए वैसे भी कोई नई बात तो है नहीं, खैर। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज एलिजिडली स्पाइंग ऑन मिलियंस थ्रू मैस सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है जी, एक बड़े पैमाने पे एक सर्विलेंस सिस्टम लगाया हुआ है और उसके थ्रू जो है वो पाकिस्तानियों की जासूसी हो रही है। तो बेसिकली जो जासूसी हो रही है, हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ पे हम सुनते आए हैं कि भाई जो इंटरनेट के इश्यूज चल रहे थे 2-3 माह पहले, तो हमें कहा गया था कि भाई फायर वॉल जो है वो इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, तो जो फायर वॉल है वो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है और चाइना ने इंस्टॉल करके दी है और हर चीज वहां से फिल्टर होकर जाती है। गो कि हुकूमत की तरफ से या इदारों की तरफ से कभी भी इस बात को नहीं माना गया कि भाई हमने फायर वॉल इंस्टॉल की हुई है। उन्होंने कहा भाई नहीं भाई, समंदर के अंदर जो है वो मछली हमारी केबल को खा जाती है, इसलिए इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो एमएसटी की ये रिपोर्ट है, ठीक है, आज की, और इसमें उन्होंने काफी डिटेल से बताया मैस सर्विलेंस हो रही है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया यानी बड़े पैमाने के ऊपर, और बड़े पैमाने के ऊपर जासूसी जो है वो गैर कानूनी मारी जाती है। तो इस टाइम पे आप यही समझ लें कि जो गैर कानूनी काम हो रहा है, बिल्कुल हमारी जो हालात हैं वो आप ये कह लें कि कम्युनिस्ट रशिया की तरह के हैं, जो अभी तो खैर वहां पे भी ऐसा नहीं है, ठीक है, या चाइना की तरह के हैं। तो हम बिल्कुल उनके मॉडल पे जा चुके हैं, जैसे वो मैस सर्विलेंस करते हैं। चाइना की जो पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी, ठीक है, तो वो जिस तरह से करती है, और इसी तरह से जो है वो रशिया के अंदर जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया तो वहां पे किस तरह से सर्विलेंस की गई, तो अब ये वही मॉडल पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बता रही है कि भाई रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है जी शेडो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और साथ कुछ लंबा भी है, लेकिन ये शेडो ऑफ कंट्रोल बेसिक इसका है। तो शेडो ऑफ कंट्रोल इसका टाइटल है, और उसमें बता रहे हैं कि भाई 4 मिलियन सिटीजन जो हैं, ठीक है, यानी कि 40 लाख लोगों को लगभग जो है उनकी जासूसी हुई है या हो रही है, और ये बहुत ही अनलॉफुल है। ये जो सर्विलेंस है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर, जाहिर बात आप कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ 2-4 लोगों की, 6 लोगों की सर्विलेंस कर सकते हो, एक स्पेसिफिक ग्रुप की कर सकते हो, लेकिन इतने ज्यादा लोगों की आपको इजाजत नहीं होती। तो ये गैर कानूनी काम हो रहा है, और इसमें टारगेट किया जा रहा है जी ऑर्डिनरी सिटीजन को, यानी आम शहरियों को। आपको पता है जैसे कि पीटीआई या जो अपोजिशन की पार्टीज है उनके बंदे हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से इनमें जर्नलिस्ट शामिल हैं और इनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, और उनको जो है वो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो इसे कहा जा रहा है जी, सिस्टम क्या है, बेसिकली LIMS। तो सिस्टम का जरा नाम देखिए, गैर कानूनी काम के लिए कानूनी नाम जो है मौजूद है, लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, LIMS। यानी काम तो गैर कानूनी है, लेकिन कर रहा कौन है जी, लॉफुल इंटरसेप्ट है। ये कानूनी इंटरसेप्ट है, और उसको मैनेज करने का एक सिस्टम ये कहा गया। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद से ये सारा सिलसिला किया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो पाकिस्तान में 4 सिम बेचने वाले हैं, जैज हो गया या जोंग हो गया और दूसरी यूफोन वगैरह के साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कॉल्स मॉनिटर हुई हैं, टेक्स्ट जो है वो उनके मैसेज मॉनिटर हुए, और इंटरनेट एक्टिविटी उनकी मॉनिटर हुई, ठीक है। तो इसमें 4 मेजर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ठीक है, उनको LMS के थ्रू कनेक्ट किया गया, और उसमें से 2% जो है वो सारे यूजर्स उन सबके, आप ये कह लें कि उनकी इसी तरह से निगरानी की गई है। टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज को, हमें सिर्फ ये पता था कि चाइना से जो है फायर वॉर लाई गई है, और शायद हवावे जो है उसने इंस्टॉल करके दी है, लेकिन उसका नाम यहाँ कहीं नहीं आया, ठीक है। और कंपनीज का नाम आ रहा है, जैसे कि LIMS जो है उसमें जर्मन फर्म यूटिम्को का नाम आ रहा है, ठीक है, जो कि कॉल्स को स्टोर करना, उसको क्लासिफाई करना, टेक्स्ट को चेक करना और डाटा की ब्राउजिंग को चेक करना, ये देखा जा रहा है। MCNG जो है एक फर्म है, ये जो है वो एक्सट्रेविक्योर के नाम से है, और इसको जो है वो इसके थ्रू कॉल्स वगैरह को चेक करना, साइट्स जो विजिट की हैं आपने वो व्हाट्सएप को चेक करना, और VPNs को चेक करना, यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। इवन यहाँ तक कि आपकी लोकेशन क्या है उसको चेक किया जा रहा है। WMS 2.0 फायरवॉल भी यहाँ मौजूद है। ये जो फायरवॉल है ये चाइनीज कंपनी की है, लेकिन ये गेट्स नेटवर्क की है, ठीक है, और इंटरनेट फिल्टरिंग टूल है बेसिकली ये, जो कि फिल्टर करता है और सारी की सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड करता है, और ग्रेट फायरवॉल का नाम इसको दिया जाता है चाइना के अंदर। अदर सप्लायर्स में जो है वो नगारा नेटवर्क मौजूद है, थेलिस मौजूद है फ्रांस की, नगारा जो है वो यूएस का है, थेलिस फ्रांस की है, न्यू H3C टेक्नोलॉजीज है चाइना की। तो 4 बड़ी बड़ी फर्म्स का जो है बेसिकली नाम आ रहा है कि भाई इन्होंने जो है वो इनके थ्रू सर्विलेंस की जा रही है। और अब इन कंपनीज के लिए, शायद पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए, यानी इदारों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा, जाहिर ही बात है, इदारे तो खुद ही इदारे हैं, उनको कौन पूछ सकता है, ठीक है।
तो सारा तो कंट्रोल उन्हीं का है, सब कुछ वो लेके आए थे साथ अपने विरसे में। तो बेसिकली उनको तो कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन ये है कि इन कंपनीज की जो साख है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुई है कि अब ये कैसे जो है वो आगे जवाब देंगे दुनिया में लोगों को कि भाई आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है इलीगल कामों के लिए। लीगल और प्राइवेसी कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि भाई बुशरा बेबी हो गई और उनका जो केस है फेडरेशन ऑफ स्टेट का, इसमें पीटीए ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है, एलएमएस इंस्टॉलेशन के थ्रू जो है वो सर्विलेंस की गई है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मिनिस्ट्री बता रही है कि भाई ऑपरेशंस जो है वो बगैर किसी कंट्रोल के हो रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ जो है सिविल स्पेसेस जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यानी आम लोगों की जो आज़ादी है उस आज़ादी के ऊपर ये कतगन है कि अब जो भी आप बातचीत करेंगे जाहिर बात है वो मॉनिटर हो रही है और उसको देखा जा रहा है। और डिजिटल नेशन एक्ट जो 2025 आया है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हर एक की जो है वो आईडी होगी, डिजिटल आईडी होगी, तो ये सबसे खतरनाक माना जा रहा है कि इसके थ्रू मजीद जो है वो एक्सपैंड होगी सर्विलेंस, यानी सर्विलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर एक शख्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। सेंसरशिप और इंटरनेट शटडाउन की भी यहाँ पे बातचीत की गई है और पीटीए ने बताया कि भाई 1.4 मिलियन प्लस यूआरएल जो है वो पीका एक्ट के तहत 2016 के बाद से ब्लॉक किए गए, ठीक है। तो इनको ब्लॉक किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारी चीजें जो है वो नोटिफाई भी नहीं की गई और उनको ब्लॉक किया गया। इसी तरह से इंटरनेट शटडाउन की बात की गई कि भाई उसको बंद किया गया, रिलीज या प्रोटेस्ट हुई जब उस टाइम पे 2016 से 2024 तक 77 दफा 77 टाइम्स इंटरनेट को शट डाउन किया गया। 24 दफा सिर्फ 2024 के अंदर जो है यानी इन्होंने बैलेंस किया तो 2024 में 24 दफा जो है वो इसको बंद किया गया। और पीटीआई की जो वायरल रिलीज वगैरह थी उसके दौरान खास करके इसको आपको पता है बंद किया गया। इसी तरह से इलेक्शंस 2024 में बंद किया गया, पीटीआई वेबसाइट को ब्लॉक किया गया, फैक्ट फोकस न्यूज को ब्लॉक किया गया। तो ये साथ में रेफरेंसेस भी दिए गए हैं कि भाई ये पूरे का पूरा कंट्रोल है पूरे मुल्क के ऊपर इदारों का, ठीक है। और इदारे जो है वो जिसकी चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वो जासूसी कर रहे हैं और हर शख्स जो है वो इस टाइम पे सर्विलेंस के अंडर है, जो कि इससे पहले नहीं था, शायद 2 साल पहले ऐसा नहीं था। हम अपने आप को आज़ाद और जमहूरी समझते थे कि हम जमहूरियत में रह रहे हैं और जमहूरियत के अंदर जाहिर बात है शख्सी आज़ादियों की, सिविल लिबर्टीज जो हैं उनकी कदरें होती हैं, लेकिन शायद वो यहाँ पे अब कम होती जा रही हैं और हर अगले साल के साथ शायद हमें ये ज्यादा देखने को मिले सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, ठीक है। और इदारों का कंट्रोल मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे और हम जो है वो कम्युनिज्म सोशलिज्म की तरफ मजीद मूव करें, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।